चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था सांगा, और सांगा में अपन ने खानवा युद्ध की जो तैयारी की है, तो उसमें सांगा के द्वारा जो पार्टी प्रवण राजपूती परंपरा अपनाकर समस्त राजाओं को लगभग 7 राजा 9 राव और 104 सरदार। मैंने बताया था कि सरदारों की मेवाड़ में 3 श्रेणियां होती है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो तीनों श्रेणियों के सरदार आए और लगभग 2,20,000 सेना बताई जाती है, और ये बाबर के द्वारा बताई जाती है। बाबर इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन बाबर के साथ एक निजामुद्दीन था, वो बताता है कि 1,20,000 सेना आंकी जाती है। टोड इसको जो बताता है वो 7 राजा 9 राव और 104 सरदारों। तो इस तरीके से कहने का मतलब अपन ने बयाना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और बयाना दुर्ग में इस तरीके से बाबर के सैनिकों को बुरी तरीके से करने का मतलब मारकाट हुई और बुरी तरीके से पछाड़ा। तो सैनिक घबराए हुए थे, और जब यहाँ से भग के गए तो बाबर से कहने लगे कि बाबर, अब हम चलते हैं भाई। आपके हमारी यही बात थी कि हम भारत को लूटेंगे और लूटपाट करके वापस अपना आ जाएंगे। लेकिन बाबर अब क्या है कि बाबर उनको मोटिवेट करता है। चलते हैं खानवा युद्ध की तरफ। खानवा युद्ध, तारीख वही 17 मार्च 1527। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे इसके बाबर के और बाबर ने जो जितने युद्ध किए और सांगा ने जितने युद्ध किए, ये सांगा के युद्ध हैं, इधर बाबर के युद्ध है। बाबर का पहला युद्ध पानीपत का है, दूसरा युद्ध इसका खानवा का है, तीसरा युद्ध इसका चंदेरी का है, और चौथा युद्ध इसका घाघरा का है। घाघरा नदी के किनारे अफगानों से लड़ा गया। यानी कि 26, 1526, 27, 28 और 29 कंटिन्यूस इसके युद्ध है। सांगा के जो युद्ध है, जो पहला युद्ध खातौली का है, इब्राहिम लोदी के साथ होता है। बांडी का है, इब्राहिम लोदी के साथ होता है। तीसरा युद्ध हमारा बयाना का होता है, और बयाना दुर्ग पर हमारा कब्जा हो जाता है। और लास्ट का जो क्या नाम से है, जो इसके बाद में बयाना के बाद में गागरोन, और गागरोन के बाद बयाना, दुर्ग को लेके हुआ था। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको। बयाना और लास्ट में है जो खानवा। ये युद्ध आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें अपने थोड़े से काम आएंगे। देखो, खानवा युद्ध लगभग 19-20 घंटे चला था। दिन के 9:30 बजे ये शुरू हुआ था युद्ध। अलग अलग सेना बताते हैं, वो मैंने आपको बताई दी कि बाबर तो इसको बड़ा चढ़ाकर बोलता है कि 2,20,000, निजामुद्दीन इसको 1,20,000, टोड ये कहता है कि इसमें 7 राजा 9 राव और 104 सरदार थे। इस तरीके से कहने का मतलब, अब देखो, जब यहां से सेना जब जाती है, बयाना युद्ध में बुरी तरह बाबर हारता है। वैसे इंडियन हिस्ट्री में बयाना नहीं पढ़ा जाता है, ये राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस वजह से अपन ये बयाना दुर्ग, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में, अब अगर इंडियन हिस्ट्री में बाबर के साथ युद्ध होता तो यहां आता ना, लेकिन यहां बयाना का युद्ध नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि इंडियन हिस्ट्री में बयाना युद्ध नहीं पढ़ा जाता। बयाना का जो अपना जो युद्ध हुआ था, वो एक सैनिकों की झड़प बताई जाती है।
और वो सैनिक को, क्योंकि मेहंदी ख्वाजा खुद ही बच गया था उसमें, जो मयाना दुर्ग पर अधिकार किया तो उसने बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को इस दुर्ग को सौंप कर चला गया। तो मेहंदी ख्वाजा खुद ही, मेहंदी ख्वाजा ये सब वहां गए ना, तो वो बाबर से कहा कि भाई हम तो सांगा के साथ युद्ध नहीं करेंगे। उसकी तो सेना का पता ही नहीं लगता, पीछे की सेना कहां तक है। 1,20,000 जिस सेना में सैनिक होंगे तो पीछे वाली का तो इससे का तो पता ही नहीं चलेगा कितनी लंबी है। तो इस तरीके से बहुत घबराए हुए, बाबर खुद घबराया हुआ था। तो अब बाबर उनको क्या है, मोटिवेट करता है। मोटिवेट ये करता है कि देखो ये मेरा लास्ट युद्ध है, ये मेरा लास्ट युद्ध है, आप इसमें मेरा साथ दो। क्यों? क्योंकि मैं आपको भेज भी दूं यहां से, लेकिन सामने तो बाबर सांगा खड़ा है, जाओगे तो कहां से जाओगे, सांगा को पार करते हुए जाओगे। इधर सांगा खड़ा है, सांगा खड़ा है तो आपको सांगा वैसे भी नहीं जाने देगा। इससे तो बढ़िया कि अपन सांगा से युद्ध ही कर लें कि भैया हम तो जाएंगे, किसी भी रास्ते से जाएंगे पर जाएंगे। फिर वो मोटिवेशन करता है कि जो सैनिकों पे एक सैनिक और व्यापारियों पे बाबर के द्वारा एक कर लगता था तमगा, कि इस कर को मैं मुक्त कर दूंगा, कि भैया रहने दो, हमें तो करवट दे देंगे, हम तो जो भी है जो। फिर उसके बाद में बाबर कहता है कि देखो ऐसा है, तुम मेरे साथ चलो या मत चलो, मैं तो इस्लाम के प्रचार के लिए आया हूं। सैनिकों ने कहा, अरे बाबर तो कब से इस्लाम का मानने वाला हो गया, तो दारू पीता है। जिस तरीके से हमारे धर्म में कोई भी हिंदू मांस नहीं खाता, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में शराब नहीं पीते, तो कब से इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाला हो गया। तो कहने का मतलब बाबर ने है ना जो वो बोतलें फिकवा दी, जो सोने चांदी के पात्रों में दारू पीता था वो गरीबों में बंटवा दिया। इस तरीके से कहने का मतलब उसने बहुत सारा मोटिवेशन, एक बढ़िया मोटिवेशन करने का प्रयास किया, लेकिन सैनिकों के समझ में नहीं आया, क्योंकि सांगा की प्रतिष्ठा इतनी फैली हुई थी। सांगा ने जिस तरीके से उनको मारा कूटा, क्योंकि सांगा की बहुत लंबी सेना थी, तो घबरा गए कहने का मतलब, और बाबर भी घबराया हुआ था। तो फिर उसने लास्ट में एक ही हथियार अपनाया। देखो किसी भी व्यक्ति को जीतने के दो हथियार होते हैं। परिवार को जीतना है तो आपको इमोशनल होना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से वो ब्लेक ही मानो आप, इमोशनल अपनी भावनाएं सामने वाले के सामने प्रेषित करना पड़ेगा। और अगर सामाजिक मामला है तो फिर आपको फिर मैटर धर्म पे लाना पड़ेगा। तो बस बाबर ने लास्ट हथियार जो अपनाया है, वो लास्ट हथियार अपनाया है जिहाद, कि देखो ऐसा है, मैं तो धर्म युद्ध लड़ने जा रहा हूं। धर्म युद्ध का मतलब जिहाद। मुझे जिताएगा तो मेरा अल्लाह जिताएगा, मुझे हराएगा तो मेरा अल्लाह हराएगा। क्योंकि बाबर को यह पता था कि मैं यहां से, ये मेरी बाबर के साथ जो सांगा के साथ लड़ाई है, मैं जिंदा यहां से जा नहीं सकता। या तो मैं युद्ध में मरूंगा या फिर मैं दिल्ली का बादशाह बनूंगा, दोनों में से एक रहेगा। अगर मैं जीत गया तो बादशाह बनूंगा, वरना अगर मैं युद्ध में मारा ही जाऊंगा। ये तो बाबर पक्की तरीके से समझ गया था। तो उसने इस खानवा के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया और कहने लगा कि अगर आप मरोगे तो शहीद कहलाओगे, यानी कि एक काफिर को मारोगे। काफिर का मतलब यह होता है इस्लाम का विरोधी, तो इस्लाम का विरोधी हम हुए। अगर एक काफिर मारोगे तो आप गाजी कहलाओगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब उसने मोटिवेट करके, अरे चलो रे चलो रे चलो रे, धर्म का मामला है, ये है वो है, इस तरीके से कहने का मतलब जो जिस तरीके से बाबर ने मोटिवेट किया है, और बाबर ने मोटिवेट करने पर जैसे तैसे सैनिक तैयार हुए। और साहब खानवा का हमारे तो पास में पड़ता है, खानवा के मैदान में इधर से सेनाएं आ जाती है और दोनों आमने सामने खड़ी होती। अब देखना है अपन को व्यू रचना, कि देखो क्योंकि मेन चीज व्यू रचना है। ये तुलगमा पद्धति अपनाता है, बारूद का प्रयोग करता है, बंदूक का प्रयोग करता है, तोप खाने का। इसके जीतने का कारण यही है। अगर मान लो सबसे पहले तोप का प्रयोग इसने कहां किया तो बाजू बेरा ही आएगा। लेकिन अगर, क्योंकि तीनों युद्ध इसने तोप के बलबूते पे जीती है, बाजू बेरा वाला भी वही उसी से जीता है, तो पानीपत वाला भी इसी से जीता है, खानवा वाला भी इसी से जीतेगा। उसकी वजह बहुत सारी है, अपन विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। देखो बाबर ने अपनी सेनाएं किस तरीके से जमाई है वो देखो आप। सबसे पहले वो जमाता है सैनिक।
उसके बाद में फिर वो करता है इनके पीछे घोड़े, ठीक है, और लास्ट इसके बाद में करता है फिर वह तोपे। ज्यादा तोपे तो नहीं थी, क्योंकि फरगना काबुल से आया है तो इतनी तोपे तो लाया नहीं है, लेकिन 5-7 तोपे तो जो हमने कभी देखी ही नहीं। पर सांगा को इस बात का पता चल गया था कि ये तोपों के बलबूते पे युद्ध को जीत रहा है। इस तरीके से व्यूह रचना करता है। बाद में फिर वही, अब देखो लास्ट में कहां खड़ा होता है बाबर, इस जगह पे बिल्कुल लास्ट में, और यहां होता है इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं भी साथ में था, हुमायूं पानीपत में भी साथ में था, उसको कोहिनूर हीरा मिला और उसका जिक्र अपन ने किया नहीं है। तो लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट में कौन है, बाबर। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां जो सेना जमती है तो सबसे पहले होता है राजा, और उसके बाद में होती है फिर सेना। कुछ सैनिक राजा के आगे होते हैं, जो हमारी राजपूती परंपरा के अनुसार हरावल सेना का जो नेतृत्व करते हैं, वो अपन इसमें हल्दी घाटी में पढ़ेंगे। हरावल सेना का जो मुख्य मुख्य सरदार होते हैं, जो उनको राजा के आगे और पीछे और बगल में, अगल बगल में लगाया जाता है, उसको हरावल सेना बोलते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब सबसे आगे हुआ राजा, यानी कि सांगा कहां है, यहां, ठीक है। सबसे बड़ी दूसरी गलती यह कर दी सांगा ने कि वह हाथी पे बैठ के आया, क्योंकि हाथी से दूर से ही राजा दिखाता है, और अगर मान लो राजा के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो जैसे ही राजा के मान लो आक्रमण हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो फिर जैसे राजा मर भी गया सपोज करो, तो फिर जनता तो उसके जो सैनिक है, सेनापति है, वो तो वैसे ही भगदड़ मच जाती है कि राजा मर गया, अब चलो, और इस तरीके से। तो क्या है, इनको तो ये राजा दिख ही रहा था कि ये सांगा है। अब देखो ये क्या करता है, इसके पास में ये जो तोपे हैं, क्योंकि इसको बाबर को भी पता चल गया था कि सांगा तोपों पे ही कब्जा करेगा, और सांगा ने भी ये कह दिया था कि जैसे ही मौका मिले सबसे पहले अपन को तोपों पे कब्जा करना है। तो इसने क्या किया, ये इन तोपों को बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरों से बंधवा दिया ताकि इस पे कब्जा नहीं हो पाए। एक बार ये इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया कि पानीपत के युद्ध में और खानवा के युद्ध में तोपों को लेके किस तरह की रचना थी, तो पानीपत के युद्ध में इसको जंजीरों से नहीं बांधा गया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास ऐसी कोई बड़ी विशेष सेना भी नहीं थी, लेकिन इसमें जंजीरों से बांधा गया है। ये इंटरव्यू का प्रश्न है, घुमा फिरा के जो भी पूछा जाता है। अब देखो यहां तोपों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था मुस्तफा और उस्ताद अली। इनसे कह रखा था मैं जब कहूं तभी आपको तोप चलानी है, उससे पहले नहीं। अब तुलगमा पद्धति क्या होती है, पद्धति, तुलगमा पद्धति का मतलब होता है रिजर्व सेना। रिजर्व सेना यानी कि बाबर कभी भी पूरी सेना को युद्ध के मैदान में नहीं उतारता था, और हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे युद्ध के मैदान में उतरते हैं और सबसे आगे राजा रहता है, क्योंकि हमारी परंपरा के अनुसार राजा आगे रहता है तो आगे रहता है, और हम पूरी की पूरी सेना को एक साथ उतारते हैं। बाबर कभी भी
पानीपत के मैदान में देखना आप, जब इसको पूर्ण विस्तार से पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में, तो पानीपत के मैदान में 12 दिन तक सेना बाबर की और उसकी इब्राहिम लोदी के आमने सामने खड़ी रही। फिर बाबर ने 2500 सैनिक भेजे, जाओ रे तुम लड़ो। तो इस तरीके से युद्ध को प्रारंभ किया था बाबर ने। ये रिजर्व सेना है। अब देखो इधर जो रिजर्व सेना का जो यहां दोनों तरफ रिजर्व सेना थी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बाबर इतना डरा हुआ था कि इसने इस तरफ खाई खुदवा दी थी कि कोई पीछे से आक्रमण नहीं कर दे। इतना डरा हुआ था बाबर, क्योंकि यहां दो महाशक्तियां टकरा रही है। बाबर भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है, भले ही वो उसका अधिकार हो गया दिल्ली पे, पर वह अभी तक वो पूर्णतः अधिकार नहीं मान रहा, क्योंकि जब तक वो सांगा को हरा नहीं देता तब तक बाबर किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। तो यहां ये मतलब एक दो शक्तियों का टकराव है बाबर और सांगा के बीच में। तो बाबर ने पीछे की साइड पे ये खाई खुदवा दी कि पीछे से कोई आक्रमण नहीं हो। यहां जो रिजर्व सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह है रुस्तम तुर्कमा। राजस्थान हिस्ट्री में इतनी डीपली बातें नहीं पूछी जाती, लेकिन अभी वर्तमान में 1 अक्टूबर तक आरएस के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका पेपर 1 तारीख को है, इसलिए मैं ये थोड़ी सी डीपली बात बता रहा हूं आपको। नहीं तो राजस्थान हिस्ट्री में आपको बिल्कुल ये चीज नहीं पूछी जाएगी। जो चीज पूछी जाएगी इंडियन हिस्ट्री और या आरपीएससी के जो भी पेपरों में, वो मैं आपको बता दूंगा। इधर जो रिजर्व सेना का नेतृत्व कर रहा था वो बाबा कसका कर रहा था। इनसे कह दिया तुम तो बैठे बैठे बादाम खाओ आराम से, मैं जब तक आदेश नहीं कर दूं तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सुरक्षित रहना है, मेरे आदेश का इंतजार करना है आपको। अब देखो होता क्या है कि टोड ने भी अलग अलग बताया, टोड ने भी बताया, निजामुद्दीन ने, बाबर ने, सब ने बताया, लेकिन इसका जो मूल सेना का जो आता है वो 1:2 आता है, ये बताई जाती है। यानी कि बाबर की सेना जैसे मान लीजिए 50,000 है, तो हमारी सेना 1 लाख है। 1:2 का मतलब यह है, यानी कि जो भी सेना है खानवा के मैदान में वो 1:2 के इसमें है। तो जैसे मान लीजिए अपन सपोज करते हैं थोड़ा सा, बाबर के पास जैसे मान लीजिए 20,000 सेना है और अपने पास 40,000 है, ठीक है, सेना तो वही 1,20,000 है। तो मान लीजिए, क्योंकि अपन अनुपात के आधार पर युद्ध को करवा रहे हैं, तो बाबर क्या करता था, देखो 20,000 सैनिकों में से वो क्या करता था, 5,000 तो रिजर्व इधर रख दिए और 5,000 रिजर्व इधर रख दिए। इनको कुछ भी नहीं करना, इनको जब तक बाबर आदेश नहीं देता था तब तक ये सेना आक्रमण नहीं करती थी। इसके बाद में ये तो फिक्स होगी, इसके बाद में ये लगाता था 5,000 सैनिक आगे। इसके बाद में है तोपे, घोड़े, बहुत अच्छे घुड़सवार थे, बहुत अच्छे घुड़सैनिक थे, और इसके बाबर के आगे भी लगभग 5,000 सैनिक लगाता था, यानी कि राजा सुरक्षित रहे, राजा को कहीं से किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि राजा गया तो यो मान के चलो युद्ध ही समाप्त माना जाता है। और अगल बगल में विशेष बॉडीगार्ड रखे जाते थे। इस तरीके से इसको कहते हैं तुलगमा पद्धति, रिजर्व सेना को कहते हैं तुलगमा पद्धति। अब देखो युद्ध प्रारंभ होता है 9:30 बजे, कितनी तारीख को, 16 को तो हुआ हमारा, 16 फरवरी को तो बयाना। इसके ठीक 1 महीने बाद, यानी कि बाबर ने पूरी तैयारी कर ली, हमने ये गलती की, सांगा ने ये गलती की, अगर सांगा बयाना से सीधा आगरा पे अटैक कर देता तो मामला वहीं खत्म हो जाता, लेकिन हम वापस आ गए और आकर बयाना दुर्ग में आराम करने लग गए, क्योंकि बयाना पर हमारा कब्जा पहले भी था और हमने भगाया। तो सैनिक डरे हुए थे, खुद सेनापति मेहंदी ख्वाजा डरा हुआ था इसका। तो इस तरीके से कहने का मतलब बाबर भी डरा हुआ था, अगर अपन उसी समय अटैक कर देते तो अपन वहीं जीत जाते। 1 महीने का समय मिल गया, हमारी सेनाएं भी ढीली पड़ गई। 1 महीना बहुत सारा होता है,
राजपूती सेना, फिर खाना पीना और इस तरीके से एंजॉय। तो ये सारी चीजें में कुल मिला के क्या है, थोड़ा सा गलती अपन से हो ही गई। 1 महीने का समय बाबर को मिल ही गया। तो हमारा जो खानवा का युद्ध होता है वो होता है 17 मार्च 1527 को, दिन के 9:30 बजे। देखो गर्मी के दिन है, बिल्कुल मार्च में गर्मी पड़ जाती है, पड़ने लग जाती है। अब देखो युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध जब प्रारंभ होता है तो हमारी सेनाएं भी लड़ रही है, उसकी सेनाएं भी लड़ रही है। सांगा की सेनाएं आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ती बढ़ती सांगा की सेनाएं और इसके पहले पड़ाव को तोड़ देती है। यानी कि ये सैनिकों का जो 5000 का जो पड़ाव है, इस पड़ाव को तोड़ देती है। यानी कि सेनाएं इस पहले पड़ाव के अंदर घुस जाती है। जैसे ही घुसती है तो बाबर किसको आदेश देता है? बाबर देता है तोपों को। तोप जैसे ही चलती है तो हमारे जानवरों ने, जैसे घोड़े, हाथी, जो उस समय के थे, जैसे मान लो गांव के कोई बैलगाड़ी लेके शहर में जाए, कि कोई हॉर्न बजाए, कोई भी ट्रक या कोई भी वाहन अगर हॉर्न बजाए तो वो बेल चमकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे घोड़ों ने ऐसी आवाज सुनी नहीं थी, बारूद की, बंदूकों की, हाथियों ने सुनी नहीं थी। तो एक तरीके से कहने का मतलब उस आवाज से, जो तोपों की आवाज गई, बंदूकों की जो आवाज गई, तो उससे क्या है कि हमारे घोड़े भी विचलित हो गए, भगदड़ मच गई एक तरीके से। सेना तो बहुत सारी थी, पर इस तरीके से पता नहीं चल पाया कि युद्ध में लड़ कौन रहा है, हमारे वाले मर रहे हैं कि उसके वाले मर रहे हैं। इस तरीके से भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ के चलते फिर जैसे ही भगदड़ मची और तोपों का इसको, मुस्तफा को और उस्ताद अली को आदेश दे दिया, तोपें चालू होगी। और इधर क्या हुआ, 5-7 घंटे युद्ध को चलते हुए हो गए थे। 5-7 घंटे चलते हो गए थे, चारों तरफ से युद्ध चल रहा था। अब ये रिजर्व सेना को बोलता है। रिजर्व सेना क्या करती है? पीछे से आक्रमण करती है। इधर से ये 5000 सैनिक इधर से जाएंगे और 5000 सैनिक इधर से जाएंगे। अब बताओ आप, हमारी सेना चारों तरफ से गिर गई ना। इधर से रिजर्व सेना ने अटैक कर दिया। खतरनाक सेना हुआ करती थी रिजर्व सेना, जैसे हमारे यहाँ ऊंट पुलिस होती है, तो इसी तरीके से खतरनाक सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे। ये पीछे से अटैक करते थे। तो इधर वाली तो इधर से आए, इधर वाले इधर से आए, यानी कि हमारी सेना चारों तरफ से गिर गई। अब क्या हुआ कि एक तीर आता है और सांगा के तीर लगता है। जैसे ही सांगा के तीर लगता है तो सांगा जी नीचे आए, तो लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। 5-7 घंटे युद्ध को हो गए। तो यहां खड़े हुए थे रतन सिंह जी चूड़ावत। तो लोगों ने कहा, मालदेव ने कहा, चंद्रसेन ने कहा, सबने कहा कि भाई हाथी पे किसी को बैठाओ, नहीं तो अगर मान लो नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि सांगा कौन है, कैसा है, तो उनके वस्त्र पहना कर, उनके प्रतीक मुकुट पहना कर किसी को बिठाओ, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। क्योंकि सेना को पता चल जाएगा ना कि राणा जी नहीं रहे और इधर से क्या नाम से घायल हो गए, या इधर ही वालों को भी पता लग जाएगा, तो और ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से फिर के यहाँ जो खड़े थे सरदार राजा, उन्होंने कहा रतन सिंह जी से, सलम्बर के थे कि रतन सिंह जी चूड़ावत आपके वंशज है, आप इस पे महाराज की जगह पे बैठ जाओ, हाथी पे जाके। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं युद्ध कर लूंगा। क्योंकि हम चूड़ावतों ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है, राणा चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली थी कि हमारा वंशज मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेगा, मेवाड़ की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा। तो फिर झाला अज्जा जी को तैयार किया, बड़ी सादरी वालों को, सादरी वाले झाला अज्जा जी को तैयार करके और मुकुट धारण करके और हाथी पर बिठाया, और मालदेव सोनगरा के देख रेख में युद्ध खानवा से बाहर निकाला। किसको? सांगा को। और यहां ले आए बसवा में। बसवा स्थान पड़ता है दौसा में, खानवा पड़ता है रूपवास में, भरतपुर में पड़ता है। इतना डीपली तो पूछा नहीं जाएगा कि कहां पड़ता है, पर यह आपको ध्यान रखना है, बसवा दौसा में पड़ता है। अब बसवा ले आए साहब, बसवा ले आए। युद्ध चल रहा था, 5-7 घंटे हो गए थे। और इस तरीके से कुल मिला के बात यह है कि हम युद्ध हार चुके थे।
अब युद्ध के हारने के एक दो कारण और बताए जाते हैं इसमें क्या होता है कि जब युद्ध हम लगभग हार के कंगार पे थे, उस समय क्या है, नागौर का खान ज्यादा और क्या नाम से सलहदी तंवर कहा जाता है कि इन्होंने पासे को पलट दिया। पासा को इस वजह से पलट दिया कि ये बाबर की तरफ हो गए थे। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, हमारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये इन्होंने पासा जब पलटा, ये उसकी तरफ जब शामिल हुए जब राणा जी को तीर लग चुका था। तो तीर लगने के बाद में, और इनकी कोई ज्यादा सेना भी नहीं थी, 3000 लगभग सेना बताई जाती, उससे 1,20,000 में कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर हो भी गया होगा ऐसा। तो उस समय इन्होंने ऐसा कहा कि इन्होंने धोखा दे दिया, पासा पलट के, और इस तरीके से हमने युद्ध को हरा दिया। बसवा लेके आ गए। बसवा में 2-4 घंटे बाद में है ना, जो राणा जी को होश आया, क्योंकि तीर लगाता तो होश आया, 80 गांव तो पहले थे, और जब गिरे तो सर पे चोट आ गई होगी, तो इस तरीके से बेहोश हो गए। तो राणा जी को होश आया, तो यहाँ जितने भी राजा सरदार उनके साथ 2-4 जो आए थे, मालदेव, सोनगरा वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ हैं, कि राणा जी हम तो बसवा में हैं, तो कोई युद्ध तो हम हार गए, कि युद्ध हार गए, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो हम युद्ध करेंगे। कि नहीं राणा जी, आपके भी बहुत सारे घाव हो गए हैं, अब अपन चित्तौड़ चलते हैं और वहां जाके आपके घावों का भी इलाज कराते हैं। अब इधर क्या करते हैं, इधर ये क्या करता है, बाबर युद्ध जीत गया। बाबर युद्ध जीतने के बाद में मुसलमानों को युद्ध का जो जीतने का जो जश्न मनाया जाता है, वो एक अलग तरीके का जश्न मनाया जाता है। जितने भी काफिर होते हैं, यानी कि जितने भी धर्म विरोधी हैं, जितने भी हमारी सेनाएं जो भी युद्ध में मारे गए हैं, उनकी सबकी गर्दनें कटवाई, मरे हुओं की गर्दनें कटा के इस तरीके से दीवार बनाई, और दीवार बनाकर फिर उस पर बैठकर एक उपाधि धारण की, कौन सी, गाजी की। मैंने कहा था आपसे, अगर एक काफिर को मारोगे तो गाजी कहलाओगे, यानी कि अपने धर्म विरोधी को मारोगे तो तुम्हें गाजी की उपाधि मिलेगी। यहां 3-4 उपाधियां होगी। सबसे पहले उसके मिर्जा लगता था, उसके बाप के जमाने में मिर्जा उमर शेख। उसके बाद में फिर उसने बादशाह की उपाधि धारण की, उसके बाद में उसने कलंदर की उपाधि धारण की। इस तरीके से लास्ट में खानवा युद्ध के बाद में जो उपाधि धारण की है, ये आपको ध्यान रखना है, वो है गाजी की उपाधि। इस तरीके से हमारे वाले जो सैनिक मरे थे, उन सब सैनिकों की गर्दनें कटा के दीवार बना के उसमें बैठ के गाजी की उपाधि धारण की थी। अब देखो, यहां बसवा से जब इनको होश आया तो इनसे कहा कि भाई राणा जी चित्तौड़ चलो। उन्होंने कहा कि मैं चित्तौड़ तो नहीं जाऊंगा जब तक मैं इससे अपनी हार का बदला नहीं ले लेता। तो ये क्या करते हैं, उस समय रणथंभौर हमारे इस पे था, सांगामी के। इन्होंने कहा चलो रणथंभौर चलते हैं। संगा रणथंभौर आया, थोड़े बहुत दिन यहां रहा। अब देखो ये क्या करता है, युद्ध तो जीत ही गया। युद्ध जीतने के बाद में अब इसको कहां आना चाहिए, वैसे तो इसको कहां आना चाहिए, इसको मेवाड़ आना चाहिए। किसको, बाबर को। लेकिन ये बंदा मेवाड़ नहीं आया, इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये मेवाड़ में इसने गर्मी का बहाना वाना कर करा के, और इसने क्या कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अपन ऐसा करते हैं कि चंदेरी के मेदिनी राय की तरफ चलते हैं। मेदिनी राय, चंदेरी का युद्ध हुआ 27 के बाद में 28 को, तो ये चलता है चंदेरी की तरफ, और यहां वाले युद्ध को भी ये जिहाद घोषित कर देता है, यानी कि इसको भी धर्म युद्ध घोषित कर देता है इधर। क्योंकि इसको डर था कि ऐसा नहीं हो कि भले हम युद्ध जीत गए, पर इसको यह विश्वास था कि अभी भी राणा टूटा नहीं है, राणा के सैनिक टूटे नहीं है, क्योंकि पूरा राजपूताना उसके साथ में है। तो अपन ऐसी गलती नहीं करें कि अपन मेवाड़ पे कब्जा करें। अपन मेवाड़ पे कब्जा बाद में कर लेंगे, अपने लिए दिल्ली जरूरी है। और सबसे खतरनाक जो मेदिनी राय है, इसको भी क्या नाम से है, पहले इसको भी निमटते। तो ये सीधा पूरी सेना लेके और चंदेरी की तरफ बढ़ता है। चंदेरी की तरफ कहने का मतलब यहां से मेदिनी राय भी मारा जाता है। इस युद्ध को भी ये जिहाद घोषित कर देता है।
और अब क्या होता है, जब ये जा रहा था कहां पे, चंदेरी, तो सांगा बैठा हुआ था कहां, रणथंभौर। सांगा ने कहा कि देखो चंदेरी के मेदिनी राय अपनी तरफ से लड़ा था खानवा युद्ध में, तो अपना भी दायित्व बनता है कि अपन इसका सहयोग करें। तो सांगा भी कुछ सेनाएं लेके जो इसके पास थी, इसको लेके चंदेरी की तरफ चलता है। जैसे ही चंदेरी की तरफ जाने लगता है, एक स्थान है, एक तो क्या है, इसमें दो भाग हो जाते हैं। एक सांगा के साथ में एक दल तो ये कहता है कि अपन युद्ध लड़े, एक दल ये कहता है कि अपन युद्ध न लड़े। तो कुछ तो ये कहता है कि सांगा के उस एक गुट ने सांगा को जहर दे दिया और मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सांगा की स्वतः मृत्यु होती है। जिस समय रणथंभौर से चंदेरी की तरफ जा रहा था, एमपी में एक स्थान पड़ता है कालपी। कालपी में एक स्थान है इरिच। इरिच इरिच नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1528 में। इसके शरीर को लाया जाता है मांडलगढ़। मांडलगढ़ में इसकी दाह संस्कार होता है और यहां एक छतरी बनवाई जाती है। किसके द्वारा? अशोक परमार के द्वारा। बसवा में चबूतरा है इसका। अशोक परमार ने यह छतरी बनवाई थी क्योंकि अशोक परमार को सांगा ने जागीर दे रखी थी बिजोलिया की, ये आपको पता है, ये मैंने पहले भी पढ़वा दिया है और अभी भी मैं इस चीज को बता रहा हूं। अब देखो, इस तरीके से कहने का मतलब सांगा की मृत्यु 1528 में हो जाती है और मांडलगढ़ में इसको दफनाया जाता है। इसकी छतरी मांडलगढ़ में है, चबूतरा वहां बसवा में है और अशोक परमार जगडेरवाड़ा जिसने ये बनवाई थी। अब क्या होता है, अब आता है बाबर का नंबर, क्योंकि बाबर की भी तो मृत्यु नजदीक है, लेकिन उससे पहले अफगान वाले भी हैं। ये अफगान यहां से जैसे जीतता है अफगान की तरफ जाता है और अफगान एक जाति है, इस जाति से इसका युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी है ये, इस नदी के किनारे युद्ध होता है। ये भारत का एक ऐसा मात्र एक युद्ध है, भारत का एक मात्र युद्ध जो जल और स्थल में लड़ा गया, क्योंकि लड़ते लड़ते सेनाएं घाघरा नदी के अंदर चली गई थी, तो युद्ध वहां भी हुआ घंटे 2 घंटे। इस तरीके से भारत का एक ऐसा मात्र युद्ध है जो जल और स्थल में लड़ा गया, घाघरा युद्ध। इस तरीके से बाबर यानी कि चारों तरफ जीत हो जाती है और बादशाह बन जाता है। अब होता क्या है कि बाबर का जो बेटा है हुमायूं हो जाता है बीमार, भयंकर बीमार हुआ, उसको खाट वाट पे बिठा के लेके आए से, तो हकीमों को बताया और को बताया, तो किसी जो जानकार व्यक्ति था उनके, मुस्लिम जो भी इस्लाम का है, उसने कहा कि देखो अल्लाह कुर्बानी मांगता है, तुमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, इसके बदले तुम्हें एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। और एक ही युद्ध नहीं, बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन उसमें खानवा युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है भारत का, जिसमें मुगल की स्थापना होती है भारत के अंदर। तो अल्लाह कुर्बानी मांगता है, तो भैया कुर्बानी किसकी दे, कि कुर्बानी तो प्रिय चीज की देनी पड़ती है, तो हुमायूं का तो प्रिय मैं ही हूं, हुमायूं तो सबसे ज्यादा मुझे ही मानता है, तो क्या तुम ही दो। तो फिर बाबर क्या करता है, बाबर इसकी चारपाई के आसपास चक्कर काट के ये कहता है कि अल्लाह इसकी बीमारी मुझे दे दे और इसको ठीक कर दे। इस तरीके से कहा जाता है कि धीरे धीरे हुमायूं ठीक होने लग गया और बाबर की मृत्यु हो जाती है। 29 तक तो ये लड़ता ही है घाघरा के युद्ध में, और 30 में इसकी 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इति श्री, इस तरीके से कहने का मतलब महत्वपूर्ण भारत का निर्णायक युद्ध जो माना जाता है खानवा का युद्ध, वह समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह महाराणा प्रताप उदय सिंह की तरफ रहेगा, क्योंकि इसके जो सांगा के जो उत्तराधिकारी है उनमें उदय सिंह आएंगे और फिर उदय सिंह के बाद में, वैसे तो मैंने स्टेप से पढ़ाने का प्रयास किया है
कि पीढ़ी से पढ़ा हूँ, पर बीच-बीच में जो भी चीज़ें हैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो महाराणा उदय सिंह और महाराणा उदय सिंह के बाद में फिर महाराणा प्रताप जो महत्वपूर्ण शासक मेवाड़ के हैं, उनके साथ।